हाय व्यूअर्स, मैं हूं क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजोरा पर, मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजोरा लर्निंग या इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खुश हूं, एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमने एक और नई सीरीज अपने चैनल पर शुरू की है जो बहुत ही उपयोगी होगी आप सभी के लिए, जो कुछ सीखना चाहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की थियोरीज के बारे में, या उसके पीछे क्या परिभाषाएं हैं, क्या थियोरी यूज होती है और उसको हम अपने मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट अपनी फैमिली का हो, परिवार का हो, बिजनेस का हो, या फिर आप प्रोफेशनल हैं, कहीं जॉब करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। हमें हमेशा की तरह हम हैं अपने चैनल के होम पेज पर। व्यूअर्स, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार मेरे चैनल को विजिट करें। हमारे चैनल के विजन, मिशन और गोल स्टेटमेंट को एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको हमारे गोल का, विजन का और मिशन का एक आइडिया हो जाए। आपको ये पता लगे कि हम किस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, किस गोल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा केवल और केवल ये उद्देश्य है कि जीवन के जितने भी एक्सपीरियंसेस से, जितनी हमारी एजुकेशन से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं, उसे मैं देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, समाज को देना चाहता हूँ। और हमारा उद्देश्य इस चैनल पर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, बांट पाएँ, ताकि और लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किलफुल बन सके और हमारे देश भारत की तरक्की हो। आइए व्यूअर्स, थोड़ा आगे चलते हैं। और व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि जब भी आप मेरे चैनल पर विजिट करें या किसी भी मेरी वीडियोस को देखते हैं तो इस स्लाइड को कभी भी स्किप ना करें। ये जो फ्रेमवर्क हमने थिंक एजोरा पर बनाया है, इसे हमने बहुत ही डिलीजेंसी के साथ, बहुत ही नोइंगली हमने इसे बनाया है, डिजाइन किया है, और इसमें बहुत एफर्ट डाला है हमने कि क्या फ्रेमवर्क हमारा होना चाहिए। हमने यूट्यूब चैनल को एक विजन के तहत बनाया हुआ है और हमारा यहाँ पर विजन है कि हम एक ऐसे एजुकेशन प्रोवाइडर बने जो सबको कोई ना कोई स्किल डेवलप करने में हेल्प करे, ताकि आप उस स्किल को जीवन के किसी भी हिस्से में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आपका फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ मैटर हो, आप किसी जॉब में जाना चाहते हो, हर जगह आपके काम आए। और इस फ्रेमवर्क को इसीलिए हमने नाम दिया है स्किल फ्रेमवर्क। स्किल फ्रेमवर्क में हम तीन चीजों की बात करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की। देखिए, जब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना होता है तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए, उसके फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। यानी कि जब हम किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो उसके बेस और उसके फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमें नॉलेज अक्वायर हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब सेकंड हमारे जो ये फ्रेमवर्क हमने डिजाइन किया है व्यूअर्स, इसमें दूसरी चीज जो हमने कंपोनेंट ऐड किया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो है टेक टॉक। टेक टॉक का अर्थ है कि उस नॉलेज को अब हमने कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। खाली किसी चीज के बारे में जान लेना काफी नहीं होता है, उस नॉलेज को अब किस तरीके से हम अपने
जीवन के विभिन्न हिस्सों में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ और चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। इसी को कहते हैं, इसी हिस्से को हमने रखा हुआ है टेक टॉक में। यानी कि अगर आप किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या है, आप कॉन्सेप्ट में समझेंगे। उस प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा उसे यूज कर सकते हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक उसमें आपकी हेल्प करेगी, ये हम टेक टॉक में डिस्कस करते हैं। और जब आप नॉलेज और टेक टॉक को कंबाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक स्किल हो जाती है, ये स्किल बन जाती है। देखिए, कोई चीज स्किल तब बनती है कि जब आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को कुछ प्रोसेसिंग करके आप एक फ्रूटफुल वैल्यूएबल आउटपुट उससे जनरेट कर पाते हैं, कुछ बेनिफिट उससे ले पाते हैं, तभी वो स्किल बन पाती है। नहीं तो आपका नॉलेज नॉलेज ही रह जाता है। आप उसे जब तक प्रयोग में नहीं लाते तब तक वो आपकी स्किल नहीं बन पाती है। और जिस तरीके से हमारा भारत में एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि अब वो चेंज हो रहा है, परंतु काफ़ी हद तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट तो सिखा देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हमें ये नहीं सिखाया जाता कि क्या टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके हम उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों में। तो हमारी कोशिश रहेगी थिंक एजोरा पर स्किल फ्रेमवर्क के द्वारा हम हर एक लर्निंग को कवर करेंगे, हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स कवर करेंगे। आप और हमारी कोशिश रहेगी कि जब आप किसी भी सीरीज को, लर्निंग सीरीज को हमारे चैनल पर कंप्लीट करेंगे तो आप एक स्किल लेकर जाएं। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं। और व्यूअर्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने अपने चैनल पर आज एक ऐसी सीरीज शुरू की है जो हर एक आ, इंसान के लिए ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। आप अपने जीवन में ज़्यादा सफल हो सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये थियरीज पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट थियरीज क्या है, लीडरशिप क्या होता है। व्यूवर्स, मैंने इस वीडियो को पहले इंग्लिश में बनाया था क्योंकि इंग्लिश के व्यूवर्स भी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें शायद इंग्लिश में कुछ अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है क्योंकि उन्हें कुछ इस तरीके से लिखा गया है। हालांकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी थिंक एजोरा पर कि जो भी हमारी लर्निंग वीडियोस आए, हम उन्हें दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही भाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हालांकि मैं आपको व्यूअर्स ये बताना चाहता हूं कि जो मेरी वीडियोस होती हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। यानी कि मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन है, मटेरियल बना लिया गया है, परंतु जब मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। जब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करते चला जाता हूँ। और इसीलिए अगर आप, मेरा ये सजेशन रहेगा, मेरी ये एडवाइस रहेगी, मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल हैं तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी के लेक्चर में मैंने हो सकता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा बता दी हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ें इंग्लिश वाले लेक्चर में आ गई हूँ जो बात करते करते शायद कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त दिमाग में आ गई हूँ। अगर आप दोनों ही भाषाओं में, लैंग्वेज में पारंगत हैं, समझते हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप दोनों ही भाषाओं के वीडियोस को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके, आप एक स्किल ले सकें। आइए व्यूवर्स, आगे चलते हैं। इस सीरीज में जिसका नाम हमने रखा हुआ है मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट थ्योरीज, चैप्टर 0 अभी मैं शुरू कर रहा हूं। और इसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। हिंदी में मैनेजमेंट को कहते हैं प्रबंधन। और प्रबंधन की कुछ थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज मतलब उसकी कुछ परिभाषाएं हैं कि प्रबंधन क्या होता है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं, किन लोगों ने वो परिभाषाएं दी हैं, किन्होंने हमारे जो विद्वान लोग रहे हैं उन्होंने
प्रबंधन को और उनकी परिभाषाओं को किस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी है, और मॉडर्न समय में, मॉडर्न टाइम में, यानी कि इस समय में जो अभी हम 2022 में हैं, इस समय किस तरह के ट्रेंड्स मार्केट में हैं, हम मैनेजमेंट को किस तरीके से देखते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। और इसी में हम मैनेजमेंट की एक थियरी यानी कि परिभाषा जिसे कह सकते हैं आप हिंदी में, को हम कवर करेंगे, जिसका नाम है मॉस्लो है मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड थियरी, जो बहुत ही फेमस थियरी है मैनेजमेंट में। और वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। योर जस्ट गिव मी अ सेक। ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। सो आइए शुरू करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या होता है। देखिए, कुछ लोग मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह समझते हैं कि मैनेजमेंट एक डिफाइंड प्रोसेस है। डिफाइंड प्रोसेस की बात अगर मैं देखिए, यहाँ पर मैं हिंदी और अंग्रेजी को थोड़ा सा मिक्स करके चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि सारी चीज़ों को शायद हिंदी में मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और शायद उन्हें अगर हिंदी में समझा जाए तो शायद वो इतने कठिन हो जाएंगे कि समझ में नहीं आए, क्योंकि प्रचलन में कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी के वर्जन में ये चीज़ें समझ आ जाएं। आइए शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह लिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ डिफाइंड प्रोसेस है, कुछ बने बनाए प्रोसेस है। कि अगर आपको प्लानिंग करनी है, जैसे कि मैनेजमेंट को कहा जाता है कि मैनेजमेंट में ज़्यादातर प्लानिंग का वर्क होता है, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क होता है, स्टाफिंग या रिसोर्सिंग का वर्क होता है, डायरेक्शन होता है यानी कि निर्देश होते हैं, और कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि क्या कहे हिंदी में इसे कहा जा सकता है कि एक दूसरे से वार्तालाप करना और उस चीज को शेयर करना, कम्युनिकेट करना। और आखिरी चीज आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि किसी भी चीज को आपने कंट्रोल करना, निर्देश देकर कि इसको इस तरीके से करिए, इस काम को इस तरीके से करिए, ये हमारा प्लान है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे। अब रिसोर्सेज में जब बात की जाती है व्यूवर्स, सो सबसे पहले लेट्स से स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। सो प्लानिंग क्या होता है? देखिए, जब मैनेजमेंट का या प्रबंधन का एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है प्लानिंग। इससे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ये ज़रूरी है। और प्लानिंग करना क्या होता है कि जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव होता है या आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है और उसको उसका सोल्यूशन आप करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करनी होगी। या कोई भी ऑब्जेक्ट, या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी आप कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो अगर किसी कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं तो वो कंपनी भी कुछ काम कर रही होगी, कुछ उद्देश्यों के लिए मीट करने के लिए काम कर रही होगी, उसका कोई बिजनेस होगा, राइट। सो हर एक बिजनेस में, हर एक कंपनी में जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वे प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो प्लानिंग किस लेवल की प्लानिंग हो सकता है वो लो लेवल की प्लानिंग हो सकती है वो मिड लेवल की प्लानिंग हो सकता है वो टॉप लेवल की प्लानिंग हो। हालांकि मैनेजमेंट के इन तीनों लेवल में कहीं ना कुछ प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। और प्लानिंग होती है कि किसी भी कार्य को जब हम करने की सोच रहे हैं, तो उस कार्य को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम उस कार्यों को करने में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसी को हम प्लानिंग कह सकते हैं, सिंपल भाषा में। दूसरी बात जब आती है ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को संगठित करना। यानी कि देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है उसमें ऑब्वियसली होगा कि ह्यूमन रिसोर्स तो होगा ही, यानी कि मानव उसमें इन्वॉल्व होंगे, लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके अलावा, लोगों के अलावा हो सकता है कुछ प्रोसेसेस हो। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस एक स्टेप्स होते हैं कि ये अगर कोई हमें काम करना है तो ये स्टेप फॉलो करना है, उसके द्वारा हम ये काम करेंगे। एक वो प्रोसेस हो गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपके प्रोसेसेस हो गए। अब उस कार्य को करने के लिए हो सकता है कुछ मशीनरी की आपको जरूरत हो सकता है आपको किसी प्लांट की जरूरत हो सकता है कुछ और रिसोर्सेज की जरूरत हो, कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत हो अगर आप कोई प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि इन सारे रिसोर्सेज को अलाइन करना, ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। यानी प्लानिंग एक चीज हो गई, ऑर्गेनाइजिंग एक चीज हो गई, और तीसरी चीज जो हमने अभी बात की, स्टाफिंग एंड रिसोर्सिंग की। यानी कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए आपको किस तरह की स्किल्स के लोग चाहिए, तो आप उस तरह के लोगों को उस काम में इन्वॉल्व करेंगे। और इसी को कहते हैं स्टाफिंग। यानी कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसके लिए किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के हिसाब से आप उसमें स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करेंगे मीन्स आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को उसमें असाइन करेंगे। रिसोर्सिंग एक थोड़ा बड़ा टर्म है। स्टाफिंग हमेशा ही ह्यूमन से रिलेटेड की जाती है, जबकि हम जब रिसोर्सिंग की बात करते हैं तो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, रिसोर्स आपका मटेरियल भी हो सकता है, रिसोर्स आपका प्रोसेस भी हो सकता है, रिसोर्स आपका फाइनेंस भी हो सकता है। सो रिसोर्स एक बहुत बड़ा बिगर टर्म है, जिसमें हर तरह के रिसोर्स आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स भी रिसोर्सिंग का पार्ट है। तो जब कोई आपसे बात करे रिसोर्सिंग की, तो रिसोर्सिंग इज अ बिग टर्म, बड़ा टर्म है। जबकि स्टाफिंग केवल ह्यूमन रिसोर्स से ही जुड़ा हुआ है, लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगले स्टेप्स की, जो मैनेजमेंट के लिए या प्रबंधन के से मुख्यतः जोड़ा जाता है, जिसे कि हम कहते हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। यानी कि आपको जब मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जब उन्हें कोई काम करवाना होता है, तो ऑब्वियसली वो निर्देश देते हैं कि इस काम को करना है, इस तरीके से ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है, ये रिसोर्सेज हैं जो इसमें यूज होंगे, अब जाइए आप इसको इस तरीके से करिए। मैं आपको हिंदी में सरल भाषा में समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस शुरू हो जाती है, उस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ये हो सकता है कि वो जो आपका जो कार्य है वो विभिन्न प्रोसेस और विभिन्न भागों से होकर गुजरता हो, तो आपको हर जगह एक दूसरे जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, कोलैबोरेशन करना होता है, जिसके लिए भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। और अंत में बात होती है कंट्रोलिंग की। जी हाँ, कंट्रोलिंग भी एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक रोल है जो मैनेजमेंट या प्रबंधन के लोग एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रही हो जिस डायरेक्शन में आपको उसे ले जाना है, फाइनल आउटपुट तक ले जाने के लिए, या जो आपका उद्देश्य है, या जो आपका मेन मोटो है, जो जो एंड स्टेटस है आपकी, उसी डायरेक्शन में चीजें मूव हो, उसके लिए कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। अगर कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है, तो मैनेजमेंट वहां पर इंटरफेयर करता है और उसे कंट्रोल करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, और उसे सही डायरेक्शन में मूव करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो एक तरीके से मैनेजमेंट को, प्रबंधन को हम एक प्रोसेस के रूप में देखते हैं, कि जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस की तरह है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिसोर्सिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे कार्य किए जाते हैं। आशा करता हूँ व्यूअर्स, यहाँ तक प्रोसेस पर्सपेक्टिव में आपको मैनेजमेंट या प्रबंधन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैनेजमेंट को और प्रबंधन को इस सूक्ष्म रूप में न समझ के, अगर हम थोड़े बड़े टर्म में, ब्रॉडर टर्म में समझने की कोशिश करें व्यूअर्स, तो मैनेजमेंट इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन है, प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, स्टाफिंग भी होगी, रिसोर्सिंग होगी, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग तो रहेगा ही, परंतु इसके अलावा वह भी और बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैनेजमेंट कवर करता है। क्या हो सकते हैं वो पहलू? जैसे कि कह सकते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट में विवर्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इनमें अंतर है। देखिए, जब हम खाली मैनेजमेंट की या प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम किसी चीज का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडरशिप थोड़ा सा एक अलग टर्म हो जाता है। देखिए, एक चीज होती है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप इस कार्य को इस तरीके से कीजिए, ये हो गया आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन। लेकिन जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को आप
ड्राइव कर रहे हैं कुछ ऐसे करने के लिए कि आपको उन्हें नहीं बताना पड़ रहा है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आप इस तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग खुद ब खुद आगे बढ़कर, फॉर व्यूअर्स, खुद ब खुद आगे बढ़कर वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए, अपने खुद के तरीके से कर पाए। परंतु आपका एंड ऑब्जेक्टिव वही मीट होगा जो मीट होना चाहिए। आप एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि लोगों को आपको छोटी छोटी चीजों के लिए या हर चीज के लिए गाइड नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो उस प्रोसेस को खुद ब खुद फॉलो करें, एनर्जेटिक रूप से फॉलो करें, और आपका एंड ऑब्जेक्टिव बेहतर हो सके। दूसरी चीज आती है, जैसे हमने कहा प्लानिंग, जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमने बात की कंट्रोलिंग की, इसी तरीके से मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रबंधन में जो लोग होते हैं, जो लीडरशिप में जो लोग होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना, राइट। हिंदी में खाली हमने इसको कह दिया निर्णय, लेकिन निर्णय को समझना भी जरूरी है। निर्णय कहाँ कहाँ मैनेजमेंट लेता है। मैनेजमेंट ये निर्णय ले सकता है, अगर ये कोई बिजनेस है तो कोई बिजनेस ओनर उसका लीडर है या उसका मैनेजमेंट है या प्रबंधन कर रहा है, तो वो ये डिसीजन लेता है कि कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, तो वो ये डिसीजन लेता है कि ये मार्केट, ये जो प्रोडक्ट है उसको अपनी कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस में लाकर उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी सेल करनी है या नहीं करनी है, कोई नया प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं करना है, कोई नई सर्विस लॉन्च करनी है या नहीं करनी है। इस तरह के सारे डिसीजंस ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत होती है, आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, हो सकता है आपको मार्केटिंग या मार्केट रिसर्च की भी इसमें जरूरत पड़े कि ये प्रोडक्ट जो नया मार्केट में आया है, ये जो कंपनी इसको बना रही है, ये मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, या इसके अंदर क्या एडिशनल क्वालिटीज है, इसका क्या कंपटीशन है। इस तरह की सारी रिसर्च और ये सब चीज करके, कहने का अर्थ है कि जो मैनेजमेंट के या लीडरशिप के जो लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, क्योंकि उनके निर्णय से निर्धारित होगा कि वो जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, या वो जो किसी भी चीज के बारे में वो निर्णय ले रहे हैं, आगे चलकर वो आपकी जो बिजनेस है या जो कंपनी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या उसको बेनिफिट होगा, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या उसमें कोई ज्यादा नुकसान की संभावना तो नहीं है। इस तरह के सारे डिसीजंस मैनेजमेंट को लेने होते हैं। तो ये भी एक काम मैनेजमेंट का होता है, प्रबंधन का होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो कंपनी के या बिजनेस के या इवन के, अगर घर में आपका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो आपका जो है, जो गार्जियन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो घर को चलाए, राइट। अगर हम घर के संदर्भ में बात करें, तो उसके पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने घर का बजट बनाता है, उस तरीके से वो एक्सपेंसेस को अर्निंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, सेविंग्स देखते हैं, अपने और खर्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और अपना एक एक तरह का बजटिंग करते हैं, और अपने घर की वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से उनके मंथ के खर्चे चलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस है, तो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं या जो उसके ओनर हैं या जो प्रबंधन में जो लोग हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना हमारे पास बजट है, कितना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस बेस्ट होंगे, किन ऑप्शंस में हमें इन्वेस्ट करना है, किन ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इस ये एक फाइनेंशियल टर्म्स हैं। ये सारे डिसीजंस भी मैनेजमेंट के लोग लेते हैं कि किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है, किस पोर्टफोलियो में जाना है, किस सर्विस में जाना है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं बिजनेस के बारे में और कंपनीज के बारे में, तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बुक करना, यानी कि बेनिफिट करना, फायदा लेना। इसके अलावा आज के मॉडर्न टाइम में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी या बिजनेस, उसको भी ध्यान में रखते हैं। हालांकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस ही होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है हर किसी का। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लीडरशिप
के लोग, जो मैनेजमेंट के लोग या जो प्रबंधन के लोग होते हैं, वो मैनेज करते हैं, उन्हें कहा जाता है मैनेजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमारा बजट है, कितनी हमें कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए रखना है, कितना हमें अननोन रिस्क के लिए रखना है, ये सारी प्लानिंग और ये इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो मैनेजमेंट के लोग लेते हैं। और ऑब्वियसली एक और बात जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा व्यूअर्स, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी कहते हैं आपके पास, अगर हिंदी में इसको मैं कहूँ तो क्या कहेंगे, अथॉरिटी के लिए कहेंगे उसकी आपके पास पावर होती है टू टेक द डिसीजंस। तो डिसीजन लेने की जो पावर है उसे ही अथॉरिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट के लोग जो है डिसीजन लेने उनको डिसीजन लेने होते हैं, उन्हें एक उद्देश्य सेट करना होता है, उन्हें विजन मिशन गोल स्टेटमेंट सेट करना होता है, उन्हें कंपनी की स्ट्रेटेजी सेट करनी होती है, उन्हें अपने पोर्टफोलियोज देखने होते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने होते हैं, उन्हें ये देखना होता है कि क्या आरओआई होगा। इस सब के लिए उन्हें एक अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप हमारे बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे जो भी लोग मैनेजमेंट में हैं वो डिसीजन ले सकें, उन्हें उसके लिए पावर दी जाती है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। इसे ही अथॉरिटी कहा जाता है। सो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट या प्रबंधन या जो लीडरशिप है, इसको हम दो अलग अलग पहलू में समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों ओवरलैप करते हैं, अलग अलग टर्म नहीं है। जहां पर एक मैनेजर या लीडर प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होंगे, स्टाफिंग रिसोर्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होंगे, कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होंगे, वहीं वो एक लीडरशिप रोल भी निभा रहे होंगे, जिसमें वो डिसीजंस लेंगे, जिसमें वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, जिसमें वो अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए सही डायरेक्शन में कंपनी को या बिजनेस को, या फिर अगर हम एक घर के रूप में कहें, एक परिवार के रूप में कहें, तो गार्जियन उसको कंट्रोल करता है, उस अथॉरिटी को वो लेकर चलता है, क्योंकि उसे कई कई बार कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस का, उस कंपनी का, या जो गोल है, जो विजन है, जो मिशन है, जो स्ट्रेटेजी है, उस डायरेक्शन में सभी रिसोर्सेज मूव हो, सभी रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में काम करें और अल्टीमेटली सक्सेस मिले। और सक्सेस का मतलब किसी भी बिजनेस में या कंपनी में है, प्रॉफिट से है। प्रॉफिट के अलावा हालांकि आप बहुत सारे अदर एस्पेक्ट, यानी कि सोशल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, ये सारी लॉ एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। सो आइए व्यूवर्स, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर हम बात करें मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के रूप में, अगर हम देखें कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस फॉलो कराता है, प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, ये सारे जो प्रोसेस यहाँ पर लिस्ट हैं, इनको उनको फॉलो कराना होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट को इस टर्म में देखना चाहें, तो उसकी उसकी जो मेजरमेंट है, यानी कि परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है, उसको आप कैसे करते हैं? उसको करते हैं आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के रूप में। यानी कि ये देखा जाता है कि जो आपका मैनेजमेंट है, कितनी एफिशिएंटली, कितनी इफेक्टिवली वो प्लानिंग कर रहा है, कितनी इफेक्टिव उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इफेक्टिवली उन्होंने जो रिसोर्सेज है उनको अलाइन किया है, असाइन किया है और यूज किया है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया है, किस तरीके से उनके डायरेक्शंस रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा रहा है, और कंट्रोलिंग उनकी कैसी रही है, ताकि हम अपने एंड ऑब्जेक्टिव को उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है। और इसको हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी सही चीज को सही वक्त पर किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या उनका रिसोर्सेज का सबसे अधिक मैक्सिमम यूज हो पाया है, और क्या हमें अधिक से अधिक बेनिफिट उसमें हो पाया है, प्रोसेस को, लॉ को, लीगल एस्पेक्ट्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर हम सेकंड एक्सपेक्ट की हम बात करते हैं, जहां पर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, या अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं, तो इसका मेजरमेंट करते हैं लीडरशिप की इफेक्टिवनेस की, बेस्ड ऑन दैट हमारी स्ट्रेटेजी,
जो उस बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, कंपनी की स्ट्रेटेजी है, या हमारे इवन घर की जो स्ट्रेटेजी है, वो कितना कारगर रही है, हम उसमें कितने सफल हुए हैं, उस रूप में मेजर की जाती है, उसमें नापी जाती है, समझी जाती है, तौली जाती है। इसी तरीके से देखा जाता है कि मैनेजमेंट के या लीडर्स के जो निर्देश हैं, जो डायरेक्शन है, वो कितने सही रहे हैं, कितने सटीक रहे हैं। क्या अपनी जो हमारी मैन पावर है, या जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी लीडरशिप उसको कितना इन्फ्लुएंस कर पाई है, कितना मोटिवेट कर पाई है कि उनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पर रही है और वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ और डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपका हेनरी फोयल है, एफ डब्ल्यू टेलर है, और जेम्स लॉन्डी है। इन सभी ने, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं या थियरिस्ट हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट को एक डेफिनेशन में, एक परिभाषा में और परिभाषित करने की कोशिश करी है। हालांकि मैनेजमेंट या प्रबंधन एक इतना बड़ा वास्ट और कठिन विषय है कि इसको पूरी तरीके से एक डेफिनेशन में समा पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि मैनेजमेंट का जो रोल है, उसकी जो जो स्कोप है, उसका जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। और हर एक एस्पेक्ट को, हर एक एरिया को मैनेजमेंट के लोगों को, लीडरशिप के लोगों को कवर करना होता है। तो इसको एक डेफिनेशन में समझ पाना उतना इजी नहीं है। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको मैं दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बता पाऊँ कि मैनेजमेंट या लीडरशिप क्या होता है, और उसका देखिए उसका कितना बड़ा दायरा है, हर चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो बिजनेस हो, कंपनी हो, या इवन के हम परिवार के संदर्भ में इसको देखें। देखिए, मैं जानबूझकर यहाँ पर परिवार को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम एक बिजनेस को या फिर एक आज आपको एक एम्प्लॉय की तरह इन चीजों के बारे में में सिखाएं या बताएं। हमारी कोशिश है कि आप इन चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि हमारा जो स्लोगन है, उसका कहने का मतलब यही है कि हम लर्निंग को सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि नॉलेज को आप जीवन के हर एक हिस्से में यूज कर पाएं। सो व्यूअर्स, जब हमने मैनेजमेंट को, लीडरशिप को इस तरीके से समझ लिया है, तो अब आप थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स में समझ लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है, उसको 3 लेवल में बांटा जाता है। सबसे पहला लेवल जो होता है, ये जो पिरामिड यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, 3 लेयर पिरामिड आपको दिख रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर व्यूवर्स, आपको लो से मतलब ये नहीं है कि ये लोवेस्ट हो गए। इट मीन्स है कि ये एक लेयर है, जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी, बेस्ड ऑन देयर कंट्रोल। सो एज यू सी दैट, जैसे कि हमने इसमें देखा है कि वो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। सो किस लेवल की प्लानिंग है, किस लेवल की अथॉरिटी है, किस लेवल की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको लेयर्स में व्यूअर्स हम देख सकते हैं। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट ज्यादातर इन्वॉल्व होता है किसी भी काम को करवाने में। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में अगर कोई मैनेजर है, तो वो अगर वो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, सो उस मैनेजर का काम होगा कि वो प्रोडक्शन को ध्यान में रखे। प्रोडक्शन कितना होना है, प्रोडक्शन के लिए कितने लोग लगने हैं, कितने रिसोर्सेज लगने हैं, मशीनों का रख रखाव है, ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। और और बाकी सभी रिसोर्सेज को, जैसे कि कौन सा सामान कब आना है, कितना स्टोरेज होना है, ये सारा वो वो उस लेवल पे वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अथॉरिटी है, किसको छुट्टी देनी है, किसको कितने रिसोर्सेज उनको वहां पर चाहिए, कौन छुट्टी पर है, कितने रिसोर्सेज की वहां पर आवश्यकता है, कितने रिसोर्सेज से आपका काम हो जाएगा, कौन सा सामान खत्म हो रहा है, कौन से सामान की इन्वेंट्री रखनी है, ये सारा उस अगर हम उस फैक्ट्री का एक एग्जांपल लेके चले, तो वो एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का, यानी कि जो फैक्ट्री लेवल पे जो मैनेजर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए उसकी कुछ अथॉरिटी होंगी, यानी कि मशीन्स को कब करना है, उनकी रिपेयरिंग कब करनी है, किस किस शिफ्ट्स क्या लगानी है, इन सारी चीजों की
रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके लिए उसको कुछ अथॉरिटी होगी, ऑब्वियसली उसके लिए उसे कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को अलोकेट करना होगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर के हिसाब से, देखिए मिडिल लेवल मैनेजर हो सकता है कंपनी का टारगेट होगा कि इस जो फैक्ट्री की ये जो यूनिट है, इससे लेट से 5 लाख यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस होनी है। ये एक टारगेट हो गया लो लेवल मैनेजर का, और उस 1 लाख यूनिट के लिए वो प्लानिंग करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, अलाइन करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजर है, देखिए मिडिल लेवल मैनेजर का हो सकता है कि जब 5 लाख का टारगेट्स है, तो मिडिल लेवल मैनेजर का मे बी इन्वॉल्वमेंट हो कि वो अपने उनका काम उनका जो वर्क एरिया है वो डिफरेंट है। मे बी हो सकता है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व हो, वे सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना हो, मार्केटिंग से उन्हें कोऑर्डिनेट करना हो, उन्हें मार्केट में एडवर्टाइजिंग करनी हो, ताकि उनके पास जो है इन 5 लाख आइटम्स को बेचने के लिए और मे बी इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट उनको तैयार करनी हो, उन्हें अपने वेंडर से बात करनी हो। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मिडिल लेवल मैनेजर की हो सकती है, जहां पर वो ऑब्जेक्टिव को मेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव उन्हें टॉप लेवल से मिला हुआ है, जो टारगेट्स उन्हें टॉप लेवल से मिले हुए हैं। तो इस तरीके का जो ये इस लेवल को हम मिड लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं, जहां पर वो एक और ऊपर के लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, ऊपर के लेवल के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। मे बी उनका वर्क एरिया, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उनका जो जो स्कोप हो सकता है, स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है लो लेवल मैनेजर से। मे बी कि उनका फिजिकल इंटरेक्शन उतना कम हो जाता है। हो सक जैसे जैसे आप मैनेजमेंट में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, आपका चीज़ों से फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, और आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका प्लानिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर आप इस चार्ट में अगर ऊपर देखें, जो आपके जो पहला वाला पार्ट है, ये नॉर्मली लो लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि उनको उसी लेवल की प्लानिंग करनी है, उसी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उसी लेवल के स्टाफिंग और रिसोर्सिंग को अरेंज करना है, उसी तरह से उन रिसोर्सेज को उन्हें कंट्रोल और डायरेक्ट करना है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। यानी कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन को मैनेज करना है। तो वो एक लोअर लेवल का वहां पर मैनेजमेंट लेवल हो गया। लेकिन अगर उससे ऊपर के मैनेजमेंट लेवल को देखें, जैसे उससे ऊपर के मैनेजमेंट लेवल हो सकता है कि मे बी जैसे वो वेंडर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, वो सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हो, वो अपने सेल्स के टारगेट के स्टाइल्स के लिए, देखिए दायरा कितना चेंज हो गया, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके डायरेक्शन, उनका इन्फ्लुएंस एरिया डिफरेंट हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। एक जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका कोऑर्डिनेशन अपने फैक्ट्री में और फैक्ट्री के रिसोर्सेज को अलाइन करने में, उन्हें एग्जीक्यूट करने में, उन्हें कंट्रोल करने में ही उसका सारा कम्युनिकेशन है, उसका सारा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जहां पर आप मिड लेवल में यहाँ पर देख देख रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनका डायरेक्शन वेंडर्स के साथ हो गया, मार्केटिंग टीम के साथ हो गया, सेल्स टीम के साथ हो गया। तो कितना इनका दायरा बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आप इन मैनेजमेंट के लेवल में ऊपर जाएंगे, आपका कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाता है। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें व्यूवर्स, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल लीडरशिप आती है। जैसे कंपनीज में अगर हम बात करें तो सीईओ, सीएफओ, सीईओ होते हैं। इस तरह की पोजीशंस के जो लोग होते हैं, वो बिगर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक बिजनेस है, या आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली के में भी फैमिली के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि जैसे आपको किड्स की एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग करनी है, हो सकता है आपको उनकी मैरिज के लिए प्लानिंग करनी है, हो सकता है आपको एक घर खरीदना है आने वाले समय में। तो ये बड़े बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिस तरह से परिवार में जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो परिवार के गार्जियन उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मेरे बच्चे को किस लेवल पे कौन से ईयर में जाकर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। हो सकता है उसे इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरेट करना हो, या पीएचडी करना हो, या कुछ और करना हो, तो उसके लिए उसको कितने फंड्स की जरूरत होगी, कितना पैसा उसे चाहिए होगा। हो सकता है घर में कोई मैरिज होनी हो सकता है कोई घर खरीदना हो। तो इस तरीके ऑब्जेक्टिव्स, सो जो ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स होती है, जो विजन होते हैं, जो विशन, जो मिशन होते हैं, जो गोल्स होते हैं बड़े, वो कौन सेट करते हैं? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग सेट करते हैं। और उस गोल्स के हिसाब से
वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उन गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है। सो लेट्स से एक गार्जियन को अगर ये डिसाइड करना है कि आज से 5 साल बाद उन्हें ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उनका जो बच्चा है वो कि इंजीनियरिंग में चला जाए, डॉक्टरेट में चला जाए, तो वो प्लानिंग करेंगे कि मुझे शायद 10 या 20 लाख रुपए की जरूरत होगी या 50 लाख की जरूरत होगी। तो आज से ही वो स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करेंगे, सेविंग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करेंगे। को हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाए, ताकि वो आने वाले समय में उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। इसी तरीके से अगर किसी बिजनेस में है, तो एक बिजनेसमैन जो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का या जो उस बिजनेस का जो मालिक है, वो कुछ इस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि आज से 5 साल बाद मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में होगा, मैं किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहा हूँगा, मेरी मार्केट कितनी होगी, मेरा मार्केट कैप कितना होना चाहिए, मेरी मार्केट में पेनेट्रेशन कितना होना चाहिए, क्या मुझे अगर मैं अभी एक स्टेट में हूँ तो क्या मैं आने वाले टाइम में इंडिया के सभी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, या हमारा एक्सपेंशन प्लान होगा। सो किस तरीके से होगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, और उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कार्य सीईओ, सीएफओ या फिर डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग मिलकर इन तरह की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और ये स्ट्रेटेजी ट्रांसफर कर दी जाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें उसके लिए लगाया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज में कंट्रीब्यूट कर पाए, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट उन स्ट्रेटेजीज को, उन गोल्स को, जो छोटे छोटे गोल्स में उस स्ट्रेटेजीज को डिवाइड किया गया है, उन गोल्स को मीट करने के लिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन मैनेजर का गोल है कि वो मंथ में 5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करवाए अपने यूनिट में। सो वो एक तरह का गोल हो गया, और इस तरीके से मिलके कंपनी की बिगर ऑब्जेक्टिव्स, बिगर विजन और मिशन फुलफिल होते हैं, और इसमें मैनेजमेंट या लीडरशिप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। कोशिश रहती है कि उन्हें इसमें बेनिफिट हो। ऑब्वियसली लॉज फॉलो करने होते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आज के समय में उसका भी ध्यान रखा जाता है, बिजनेसेस उनका ध्यान रखते हैं, कंपनीज उनका ध्यान रखती हैं। लॉ तो ऑब्वियसली फॉलो करना ही होता है, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को उन स्ट्रेटेजीज में, डायरेक्शंस में होता है। और देन लीडरशिप का एक कार्य होता है इन्फ्लुएंस करना, कि टॉप लेवल आपके मिडिल लेवल मैनेजर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मिडिल लेवल आपके लो लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। और चूंकि लो लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ के रिसोर्सेज के बहुत करीब होता है, उनके नज़दीक होता है, तो काफ़ी हद तक अ, एक मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिसोर्सेज को जो मैनेज करने की जो क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उनके पास होती है। और अगर आप व्यूअर्स इन मैनेजमेंट को अगर आप समझ गए, तो आप चाहे वो परिवार हो, बिजनेस हो या फिर कोई कंपनी हो, आप अपने रोल को, मैनेजमेंट के रोल को या लीडरशिप रोल को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। आइए व्यूअर्स थोड़ा आगे चलते हैं। आइए व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, तो इस मैनेजमेंट को, प्रबंधन को करने के क्या बेस्ट तरीके होते हैं, क्या तरीके इजाद किए गए हैं। ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक तरीका होता है, परंतु कुछ डिफाइंड तरीके हैं, कुछ डिफाइंड परिभाषाएं हैं, कुछ डिफाइंड प्रोसेसेस हैं। अगर उन प्रोसेस को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आप बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेहतर लीडर आप बन सकते हैं। सो आइए इन्हें समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज को
का आज के समय में बहुत अधिक डिस्कशन है। क्यों इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ये पावर होती है, एक लीडर के अंदर ये पावर होती है कि वो चीज़ों को किस तरीके से बदले और बदलाव को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे ताकि वो लोगों को पॉजिटिव रूप में इम्पैक्ट करे, लोग उससे इन्वॉल्व हो जाएं, लोग उससे घुल मिल जाएं और पुराने तरीकों को छोड़कर वे भी नए तरीके से किस तरीके से वो जुड़ें ताकि वो मोटिवेट भी रहें और उनकी एफिशिएंसी भी बनी रहे, वो सेटिस्फाई भी रहे और सबकी तरक्की इसमें हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो, उस बिजनेस की तरक्की हो और वहीं साथ में लोगों का भी इम्प्रूवमेंट हो, लोगों की भी ग्रोथ हो। तो सभी की ग्रोथ को ये चीजें ध्यान में रखती हैं। देखिए, पहली यहाँ पर जो थ्योरीज हैं, तो तीन तरह की मेन थ्योरीज इसमें है। क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज है, बिहेवियरल मैनेजमेंट थियरीज है और मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज है। देखिए, इनके नाम तो इंग्लिश में ही है, तो हिंदी में इनका कोई कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन मैं हिंदी में इनको आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज में क्या होती है। देखिए, ये जो थ्योरीज हैं, बेसिकली ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो विधाएं हैं, इन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन विधाओं को, इन परिभाषाओं को, इन प्रोसेस को, मैनेजमेंट की इन प्रोसेस को समझते हैं तो आप बेहतर मैनेजर बन सकते हैं, एक बेहतर प्रबंधक बन सकते हैं, एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। देखिए, ये जो थ्योरीज हैं वो बेस्ड होती हैं मोटिवेशन पे, इंस्पिरेशनल पे। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है किसी को किसी कार्य करने के लिए, आपको ये कहूंगा कि किसी कार्य को करने के लिए, मुझे हिंदी का शब्द समझ नहीं आ रहा है अभी इसके बारे में, कि मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी को प्रेरित करना कह सकते हैं। जी हाँ, प्रेरित करना कह सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी को भी किसी कार्य के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे उनको इंस्पायर किया जाए कि वे उस कार्य को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी लगन के साथ कर सके। ये क्लासिकल मैनेजमेंट, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज में बताया गया है। इस इन थ्योरीज को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है। इसके अलावा है, ये थ्योरीज विजनरीज होती हैं। विजनरीज मीन्स होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, वे विजनरीज होते हैं, वो स्ट्रेटेजीज होते हैं, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे की सोचते हैं और उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखिए, जितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आप सोच सकते हैं, उतना ही आगे आप लीडरशिप रोल्स में बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप केवल आज के बारे में ही प्लानिंग करते हैं, आज के बारे में ही सोचते हैं, तो आप हो सकता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट फिट हो। लेकिन आप अगर थोड़ा सा उससे ऊपर सोच सकते हैं, तो हो सकता है कि आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए फिट हो। लेकिन आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप की पोजीशंस के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यूज रखने होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोचनी होती है, आपको विजनरी होना होता है। आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल आगे की प्लानिंग करनी होती है। उस तरह के विजन आपको बनाने होते हैं, उस तरह की सोच आपको बनानी होती है और उस डायरेक्शन में आप अपने कंपनीज के, बिजनेस के या इवन के आपके जो परिवार के जो रिसोर्सेज हैं, उनको आप लगाते हैं ताकि आप उन ऑब्जेक्टिव को आने वाले समय में मेट करते चले जाएं और आप एक बेहतर परिवार बन सके, आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। गोल ओरिएंटेड, देखिए, गोल आपको सेट करने होते हैं, चाहे वो परिवार के गोल हो, बिजनेस के गोल हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो। ये गोल एक छोटा टर्म है, लेकिन स्ट्रेटेजी या फिर हम विजन मिशन की बात करते हैं तो ये बड़े गोल हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो जाते हैं। अगर गोल्स कहते हैं छोटे समय के लिए जो हम छोटे छोटे टास्क करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक मंथ में 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ये गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, एक मंथ का गोल है। लेकिन उस कंपनी का गोल जो होगा, हो सकता है वो कंपनी अपने सेगमेंट में, अपनी इंडस्ट्री में आने वाले 10 साल में, 5 साल में या 15 साल में या 20 साल में वो टॉप लेवल की कंपनी बनना चाहती हो सकता है वो उस सेगमेंट में, उस इंडस्ट्री की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहती हो। इस तरीके के जो विजन और मिशन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इसी को कहते हैं विजनरी सोच। और इसके बाद बात करते हैं कि ये थ्योरीज बात करती हैं आइडियलाइजेशन की। देखिए, आइडियाज
की ही वैल्यू होती है। आप आज के समय में अगर आपके पास आइडिया है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल एसेट है किसी भी ह्यूमन का आज के समय में, हम कहते हैं आइडिया। अगर आपके पास आइडिया है तो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आइडिया कामयाब हो, परंतु आइडियाज ही कामयाब होते हैं और सोच ही कामयाब होती है। सो जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल थियरीज होती हैं, ये बताती हैं कि क्या आइडियाज किस तरीके से किसी बिजनेस को, किसी परिवार को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। सो इस संदर्भ में देखिए, ये जो तीन तरह की थ्योरीज यहाँ पर है। एक ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में पहले बात करें। ब्यूरोक्रेसी हम बहुत आसान से समझते हैं, जहां पर जो है देखिए इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो एक ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब यहाँ पर जो है लोग चुनाव करते हैं, चुनाव होते हैं, लोग उसमें वोटिंग करते हैं, फिर लोग चुनकर आते हैं और वो लोग सरकार बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं, और इस तरीके से हमारा देश चलता है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी को हम इसी से समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, इसमें बेसिकली जो पावर्स होती है, जो प्लानिंग होती है, जो कंट्रोलिंग होती है, वो मिक्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, शेयर्ड होती है। दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी आपको ये बताती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि किस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, अ, किस तरीके से करना है, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन के समय। कंट्रोलिंग ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में आती है, जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कंट्रोल करना होता है राइट डायरेक्शन में, राइट। अगर हम उस डायरेक्शन से या उस दिशा से भटक रहे होते हैं तो हमें वापस उसमें आना होता है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है। और इसके अलावा यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज है। इन सारी थ्योरीज को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज मैं आपको ब्रीफ में इसमें बता रहा हूँ। दूसरी जो थ्योरी है इसमें, या स्कूल ऑफ थॉट है, वो है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, साइंसिक मैनेजमेंट है, ये एक तरह से प्रोसेस के रूप में आ गया। देखिए, हमने मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रोसेस पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए हर चीज के लिए प्रोसेस तो ऑब्वियसली होता ही है। लॉज होते हैं, आपके प्रोसेस होते हैं, आपके किसी कंट्रीज के अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं। उन सबको फॉलो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज आपकी एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा जब आप किसी भी कंपनी में, बिजनेस में, इवन के परिवार में, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व होता है, क्योंकि बिहेवियरल जो मैनेजमेंट है, देखिए जो बिहेवियरल मैनेजमेंट जो थ्योरीज हैं, वो ह्यूमन एक्सपेक्ट यानी कि ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन यानी जो एक इंसान है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग अवस्थाओं में कैसे चेंज होता है, ये बात करती हैं आपकी बिहेवियरल मैनेजमेंट थियोरी। देखिए, हॉथर्न एक स्टडी की गई थी जिसमें ह्यूमंस को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखा गया और उनको कुछ कार्य करने के लिए कहा गया। जैसे एक कमरा दे दिया गया उन्हें, और लोगों को अलग अलग समय में उस कमरे में भेजा गया कुछ कार्य करने के लिए, और उस कमरे में कुछ और चेंज नहीं किया गया, सिर्फ लाइटिंग को चेंज कर दिया गया। कभी लाइटिंग बढ़ा दी गई, कभी लाइटिंग कम कर दी गई, कभी बिल्कुल कम कर दी गई। तो ये देखा गया कि जब कमरे में लाइटिंग प्रॉपर थी तो उस समय उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक थी, लेकिन जब लाइटिंग बिल्कुल कम थी तो सबकी प्रोडक्टिविटी वहां पर डाउन हो गई। सो इससे ये सिद्ध होता है कि किस तरीके से जो कंडीशंस होती हैं, अगर ह्यूमन के संदर्भ में हम बात करें, जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। इवन के मशीन्स में भी ये कुछ हद तक लागू होता है। जैसे कि अगर आपने देखा कि हम हर जगह एटीएम्स में एसी लगा कर रखते हैं, क्योंकि उस मशीन की जो परफॉर्मेंस है उस टेम्परेचर पर बेटर होती है, वो अच्छा परफॉर्म करती है। हो सकता है अगर किसी एटीएम का एसी खराब हो गया हो और उसका यूज ज्यादा हो रहा है तो वो कुछ मल फंक्शन करने लगे, वो उस अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी आपको न दे। तो इस तरीके से ये हॉथर्न थ्योरी है कि किस तरीके से बेसिकली जो बिहेवियरल थ्योरीज है नॉर्मली बेस्ड है ह्यूमंस के ऊपर, बट कुछ चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं मशीनरी से भी। तो इस तरीके से हॉथर्न थ्योरी आपको बताती है कि ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है
वो किस तरीके से कंडीशंस पर चेंज होती है। देखिए कंपनीज किस तरीके से आज चेंज हो रही हैं इंडिया में। पहले ज्यादातर कंपनीज फैक्ट्रीज के रूप में होती थी। आज के समय में अगर आप इंडिया में देखें, जो बिल्डिंग्स हैं कंपनीज की, कितनी हाईटेक बिल्डिंग्स हैं, एसी बिल्डिंग्स हैं, किस तरीके से वहां पे एम्प्लॉय के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। क्योंकि वो कंपनीज वो जानती हैं कि किस अगर आप बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करोगे ह्यूमंस को, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उनकी जो सोच होगी, उनके जो कार्य करने की क्षमता होगी, वो अल्टीमेट लेवल की होगी। देखिए हमें कन्वेंशनल सोच से ऊपर उठना है। आज भी कई बार जब हम देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो ऑफिसेस हैं आज के समय में चेंज होने लगे हैं, लेकिन कई जगह अभी भी इस तरीके का एनवायरनमेंट है कि आप जब वहाँ ऑफिसेस में पहुंचते हैं तो आप वहाँ जाकर ही आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मेरा यहाँ पर किसी को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि कुछ ऑफिसेस गवर्नमेंट अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको जाते ही लगता है कि आप पता नहीं कौन से एरा में आ गए हैं। वही पंखे वहां चल रहे होंगे, वही फाइलें जो है लदी हुई पड़ी हुई होंगी, और इस तरीके के एनवायरनमेंट को देखकर आप देखिए प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती वहां पर। किस तरह की कार्य प्रणाली यूज होती है हम उससे समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि आज के मॉडर्न समय में देख रहा हूँ मैं, कई बार बहुत सारे बैंक्स में गया, बहुत ही हाईटेक हो गए हैं। और उन हाईटेक्स में देखिए वहाँ की जो प्रोसेस है, जो वर्किंग मेथोडोलॉजी उनकी कितनी फास्ट हो गई है। किसी तरीके के एक मैनुअल ऑफिस में पहुंच जाइए आप, या किसी के आप हाईटेक ऑफिस में पहुंच जाइए, वहाँ पे आपको किस तरीके से एंटरटेन किया जाता है, वहाँ पे किस तरीके से आपको अटेंड किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ के लोग कितने एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, काम करने के लिए तत्पर हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी क्रिएटिविटी कितनी हाई है। तो ये जो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज हैं आपको यही सब बताती हैं कि ह्यूमंस को अगर हम बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वो बेहतर प्रोडक्टिविटी देंगे, बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसी संदर्भ में सेकंड थियरी जो है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी है। इसके अलावा कुछ और बिहेवियरल थ्योरीज हैं, मैंने काफी इस पे बात की। अभी हम आगे चलकर बात करेंगे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में, आज ही इस लेक्चर में इसको खत्म करने से पहले। और तीसरी जो अंतिम इसमें जो थियरीज है, जो परिभाषाएं हैं, वो आती है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए ये जो थ्योरीज दो की हमने बात करी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज और बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, ये एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट की थ्योरीज हैं, हालांकि इनका अपना प्रैक्टिकल यूज है। लेकिन इसके अलावा चूंकि हमारा जो साइंस है, हमारी जो प्रोसेसेस हैं, वो बहुत इवॉल्व हो गई हैं। हम मॉडर्न एरा में बहुत टेक्निकल हो गए हैं, बहुत क्वांटिटेटिव हो गए हैं, बहुत फैक्चुअल हो गए हैं, और बहुत डेटा ओरिएंटेड हो गए। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो डेटा के बेस पर होते हैं, डेटा से इन्फ्रेंसेस आते हैं, और उन इन्फ्रेंसेस को देखकर हम डिसीजंस लेते हैं। सो मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत रिलेवेंट हो गई है आज के कॉन्टेक्स्ट में। सो इसमें कई थ्योरीज हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, और कंटीजेंसी अप्रोच है। मैं इसमें शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि हम इनको आने वाले समय में कवर करेंगे। सो मैनेजमेंट साइंस थ्योरीज है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसको फैक्चुअली क्वांटिटेटिव तरीके से कैसे मेजर किया जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इसमें बहुत सारी है कि किस तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट काम करता है साइंटिफिक वे में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आज के समय में MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, इवन के कोई छोटे से छोटे बिजनेस को आज हम मैनेज करके चलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। सो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच यूज होती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में ओपन सिस्टम यूज करते हैं, क्लोज सिस्टम यूज करते हैं, हम इनके डिटेल में बात करेंगे बाद में। और इसके अलावा एक नई जो कॉन्सेप्ट है, नई जो परिभाषा आई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ये परिभाषा निकल कर आई है, ये थ्योरी निकल के आई है, जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसी अप्रोच। देखिए पहले जो एंशियंट टाइम में जो प्लानिंग होती थी उसमें शायद अननोन के बारे में इतनी ज्यादा प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन चूंकि आज के समय में जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं कि चूंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, उन्हें बहुत जल्दी और फास्ट रिएक्ट करना होता है। तो ऐसे में कुछ रिस्क भी होते हैं। हाँ, उन रिस्क को इन कंटिजेंसी अप्रोच के द्वारा कवर किया जाता है कि किस तरीके से अगर कोई अननोन रिस्क, क्योंकि हम जब फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं, फास्ट प्लानिंग कर रहे हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ
ऐसी चीजें हों जो आज हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो चीजें आ सकती हैं, वो रिस्क आ सकते हैं, उनको हम प्लान करते हैं कंटीजेंसी अप्रोच के द्वारा। कंटीजेंसी अप्रोच थ्योरीज भी बहुत ही रिलेवेंट है आज के समय से। सो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज का अपना एक क्वांटिटिव मेजरमेंट के हिसाब से अपना महत्व है, जबकि बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज ह्यूमन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट स्टेटस में, वो चीजें आपको ध्यान होती हैं। तो अगर आप ये मैनेजमेंट थ्योरीज का ज्ञान रखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है, आप ये जानते हैं, तो आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। आइए बात कर लेते हैं एक बिहेवियरल मैनेजमेंट, एक ह्यूमन का, एक इंसान का जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से चेंज होता है, और ह्यूमन की जो लाइफ है वो किस तरीके से वर्क करती है, इस थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब्राहम मास्लो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1943 में इनका ये लेख प्रकाशित हुआ था साइकोलॉजिकल रिव्यू में, और उस लेख का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। एंड इस थ्योरी को हम जानते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। यानी ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है, ये कहती है कि कुछ ह्यूमंस की कुछ नीड्स होती हैं, और ह्यूमन की जो नीड्स है वो उसको मोटिवेट करती हैं या मोटिवेट नहीं करती हैं। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमंस की जो नीड्स हैं उसके कुछ लेवल डिफाइन किए गए हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में। और लेट्स जस्ट सी दिस। ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, पिरामिड शेप का एक डायग्राम है जिसको आसानी से समझने के लिए बनाया गया है। मास्लो, अब्राहम मास्लो ने प्रोबेबली ये नहीं बनाया था, परंतु चूंकि इसको किसी को भी समझाने के लिए, किसी ह्यूमंस को जब हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया कि किस तरीके से ह्यूमन की लाइफ में जो लेवल, जो नीड्स होती हैं, जो उसकी जरूरत होती हैं, उनको हम 5 लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला लेवल इसमें साइकोलॉजिकल है, दूसरा सेफ्टी है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग है, चौथा एस्टिमेट है, और पांचवा और हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये थ्योरी जो मास्लो, अब्राहम मास्लो ने जो ये थ्योरी दी है ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन मोटिवेशन की, यानी कि ह्यूमन की जरूरत क्या है और उसको कैसे प्रेरित करती हैं ये ज़रूरतें, ये 5 लेवल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। और मोस्टली ह्यूमंस की जो लाइफ होती है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, और एक ह्यूमन इन नीड्स और मोटिवेशंस से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। इसको लाइक ऑफ स्टेयर्स की तरह, एक सीढ़ियों की तरह आप समझ सकते हैं कि एक नीड पूरी हो जाती है तो हो सकता है कि कोई ह्यूमन वहीं पर सेटिस्फाई हो जाए और उसकी जो मोटिवेशन की नीड्स है वो वहीं पर खत्म हो जाए, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कि उस नीड्स के बाद वो सेकंड लेवल अचीव करना चाहते हैं, फिर थर्ड लेवल अचीव करना चाहते हैं, फोर्थ लेवल, एंड बहुत कम उस फिफ्थ लेवल तक पहुंच पाते हैं, जो ये पिरामिड जो है हमें समझाने की कोशिश करता है। आइए समझते हैं इस थ्योरी को कुछ और डिटेल में। देखिए ये यहाँ पर इसमें जो ये 4 लेवल है, फिजियोलॉजिकल लेवल है, जो हमारा फिजिकल, जो हमारी जो इंसान की जो बेसिक जरूरत है उसके बारे में बात करता है। सेफ्टी नेक्स्ट लेवल की बात करता है, जहाँ हम वेरियस सिक्योरिटी की बात करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा थर्ड लेवल आ जाता है जहाँ पर लव एंड बिलोंगिंग, यानी कि जब हमारी पहले की 2 जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम तीसरे तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी के साथ इंटीमेट हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारी कम्युनिटी हो। और इसके बाद फिर बात आ जाती है एस्टीम्स की, यानी कि आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, आप नोन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो नीड ह्यूमन की डिफाइन की गई है इस थ्योरी में, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल। यानी कि जब ये सारी चारों नीड्स किसी की पूरी हो जाती हैं, सो नॉर्मली यहाँ पर जो है लोगों का जो नॉर्मली जो ह्यूमंस यहाँ पर आकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं इन 4 नीड से, और इसके बाद की जो मोटिवेशन बहुत कम लोगों की रह जाती है।
अगर डेफिशिएंसी आपकी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो उस नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जैसे ही आपकी वो नीड्स उस लेवल की पूरी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट लेवल की नीड के लिए मोटिवेटेड रहें, प्रेरित रहें। यही ये थ्योरी बताती है। लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो सेटिस्फाई हो जाएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे, और इसी तरीके से वो नेक्स्ट लेवल्स को पार करते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनल लेवल तक, यानी कि सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को अचीव कर पाते हैं, उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। हालांकि इस थ्योरी का कोई भी कंक्लूसिव सपोर्टिंग एविडेंस, देखिए ये जो कंक्लूसिव सपोर्टिंग एविडेंस है, ये काफी तरह का एक लीगल टर्म है। यानी कंक्लूसिव सपोर्टिंग एविडेंस मतलब कहते हैं कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो इस थ्योरी को सत्यापित कर पाए या प्रमाणित कर पाए कि ऐसा ही होता है। परंतु जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो ये थ्योरी बहुत रिलेवेंट है, इसका बहुत महत्व है, और इसीलिए ह्यूमन के बिहेवियर में, यानी मानव के व्यवहार में इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और लीडरशिप में ये थ्योरी बहुत ही, प्रबंधन में ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को ये थ्योरी बताती है। और अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस लेयर में फॉल करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनके क्या मोटिवेशंस हैं। तभी आप ज़्यादा अच्छे इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, ज़्यादा अच्छे लीडर बन पाएंगे। आइए व्यूवर्स, इस थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। देखिए, ये जो पिरामिड है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का, 5 लेवल्स जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहला लेवल है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड। देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की जो बिल्कुल बेसिक्स नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं जिनके बिना शायद उसका जीवन पूरा ना हो, अधूरा हो, या कई बार कुछ चीज़ें तो बेसिक ऐसी हैं कि जिसके बिना उसका जीवन हो ही नहीं सकता, जैसे कि फूड है, वाटर है, और फूड, वाटर एंड एयर है। ये 3 कंपोनेंट एक ऐसे हैं। उसके अलावा जो है, अगर हम 5 तत्वों की बात करें तो जो 2 तत्व रह जाते हैं वो आकाश है, और आकाश मतलब हवा ही हो गया, आकाश हो गया, और उसके अलावा है आपका पृथ्वी। यानी कि ये 5 तत्वों से जो कि ह्यूमन रिसोर्स बना हुआ है, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, ह्यूमन की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं 5 तत्वों से है। तो इन 5 तत्वों के बिना तो ह्यूमन रह ही नहीं सकता। तो ये 5 तत्व नेचर ने उसे दिए हुए हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। तो ये एक एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है। अगर ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व खत्म हो गया तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कॉस्मोस में, हमारे नेचर में, हमारे प्लेनेट में ये सारी चीजें हैं, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस रहेगा। इसके अलावा देखिए, जो बेसिक नीड्स हैं ये तो नेचर ने हमें दी है। फूड, जो हमें जो है, एयर है, जो आपका वाटर है, और जो फूड है, ये जो 3 चीजें हैं, इसके अलावा जो हमने बाकी की बात की, ये बेसिक नीड्स है, नेचर ने सबको दी हुई है, इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पे है। इसके अलावा जो ह्यूमंस की जरूरत है, जब हमें खाना मिल गया, हमें पानी मिल गया, हमें हवा मिल गई, हम जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और बेसिक्स हमारी नीड्स होती हैं, जैसे कि हमें कपड़ों की जरूरत है, जैसे कि हमें रहने के लिए एक घर की जरूरत है, एक शेल्टर्स की जरूरत है। अब वो घर किस लेवल का है, क्या है, वो एक अलग चीज है। हालांकि घर घर ही होता है, चाहे वो झोपड़ी हो, मकान हो, कोठी हो, या फिर आपके विलास हो, बिल्डिंग्स हो। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको रहने की एक जरूरत, जगह की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है। ये आपकी बिल्कुल बेसिक्स नीड्स हैं, यानी कि किसी भी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये चीजें वो किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए। और ज्यादातर ह्यूमंस जो हैं अपनी इन नीड्स को, इन जरूरत को पूरा करने के लिए ही लगे रहते हैं। और जो इनको पूरा कर लेते हैं, हो सकता है कि काफी हद तक जो पॉपुलेशन होती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो इसी लेवल पर सेटिस्फाई हो जाती है। वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं सोचते हैं, इसलिए उनका जीवन उसी तरीके से चलता है। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कुछ लोग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। नेक्स्ट लेवल है इसमें सेकंड, उसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स। यानी कि जब ह्यूमंस की, हमारी बेसिक्स
ये ज़रूरतें पूरी हो गई, तो इन इन ज़रूरतों के बाद हमारी सेकंड लेवल की ज़रूरत आ जाती है सेफ्टी नीड्स। इसमें क्या कवर होता है? देखिए, जब आपके पास खाना हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आपके पास फूड है, आपके पास क्लोथ्स है, आपके पास शेल्टर्स है, घर है, आ, 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 आपके पास पार्टनर है, इसके अलावा देन फिर आप सेकंड लेवल पर सोचने लगते हैं अपने हेल्थ के बारे में। फिर आप सोचने लगते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में, अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। इसके लिए आप क्या करते हैं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आपको किस तरीके का खाना खाना है। देखिए, जब तक आपके पास खाने को नहीं है तो आप कुछ भी खा लेंगे, लेकिन जब आपके पास चॉइस है, तो फिर आप अपनी हेल्थ के हिसाब को ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना खाएंगे। आपकी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा खा पाए। आपकी कोशिश रहेगी कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत हर तरीके से सुरक्षित हो सकता है। आप इमोशनल सिक्योरिटी के साथ के लिए आप परिवार बना लेते हैं, आप परिवार में रहते हैं। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, आपकी कोशिश रहती है कि आप फ्यूचर के लिए कुछ बना लें, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, आप इंश्योरेंस कर लें, तरह तरह के आप अर्निंग्स शुरू कर देते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपके सेकंड लेवल यानी सेफ्टी नीड्स में आती हैं। देखिए, ये चीजें किस तरीके से मैनेजमेंट में काम आती हैं। जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज से डील कर रहे होते हैं तो आपको ये लेयर्स बहुत हेल्प करती हैं ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में। अब यहाँ पर काफी लोग, बहुत से लोग इस सेकंड लेवल तक ही सेटिस्फाई हो जाएंगे जरूरी, और वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें और आगे जाना पाए, लेकिन कुछ इससे आगे जाना चाहेंगे। देन थर्ड लेवल आ जाता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। देखिए, जब ये दो जरूरतें पूरी होगी, देन आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास फैमिली होनी चाहिए, मेरा सोशल होना चाहिए, मेरी कम्युनिटी होनी चाहिए, मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग समझें, मेरे रिलेशनशिप हो, मेरे फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लाइक इन सब के साथ आप समय बिताना कोशिश करते हैं। आप शेयरिंग करते हैं, इमोशनल शेयरिंग करते हैं, आप फिजिकल शेयरिंग होते हैं। ये सारी चीजें आपके बिलोंगिंगनेस और इस थर्ड लेवल की नीड हायरार्की थ्योरी के थर्ड लेवल में कवर हो जाती हैं। इसमें फैमिली, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, आपकी कोशिश होती है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, लोग आपका विश्वास करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपकी इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें। ये सारी चीजें इस थर्ड लेवल में एक्सपेक्टेशन हो जाती है ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से। यहाँ पर आकर व्यूवर्स, बहुत सारे जो ह्यूमंस की अगर हम नॉर्मली बात करें, तो यहाँ पर आकर नॉर्मली ह्यूमन काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास करीब करीब सारी चीजें हो गई हैं और वो अब आगे के लिए प्रोबेबली मोटिवेट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते, वो और अगले लेवल को सोचते हैं, जो लेवल आता है एस्टीम नीड्स। यहाँ पर देखिए, बात आती है रेस्पेक्ट की। लोग चाहते हैं, यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है कि लोग आपकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन आप चाहते हैं कि और लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू कर दें, लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें, लोग आपको रोल मॉडल समझें, लोग आपकी स्ट्रेंथ को समझें, लोग आपकी कॉम्पिटेंस की रेस्पेक्ट करें, लोग आपके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें, उस उन्हें सराहें। आप जो अच्छा करते हैं, लोग आप चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग आपको रिकग्नाइज करें, आप फेमस हो जाएं, आप प्रेस्टिजियस हो जाएं, आप लोगों की आपको अटेंशन मिले। ये सारे इस लेवल पे, फोर्थ लेवल पे यानी एस्टीम नीड्स में ये सारी चीजें आती हैं। और जब आपके पास सब चीजें हैं, तभी आप एस्टीम नीड्स के बारे में सोच पाते हैं। और व्यूवर्स, इस पिरामिड का, मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी का जो लास्ट लेवल है, यानी कि जो ह्यूमन की लाइफ का भी, या आपकी ह्यूमन की लाइफ की जो नीड्स हैं, उसका जो लास्ट लेवल है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल। और यहाँ पर जो है ये इस लेवल को, जो मैस्लो ने कहा कि ये जो है ह्यूमन नीड्स का अंतिम लेवल है। और यहाँ पर जो है एक जो जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो कोशिश करता है कि उसकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो पोटेंशियल्स है, वो अनलिमिटेड हो जाता है, वो क्रिएटिव हो जाते हैं। चूंकि उनकी बाकी की सारी नीड्स पूरी हो गई हैं, तो वो बाकी चीजों पर फोकस कर पाते हैं। उनका जो व्यू होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। वो कुछ इस तरीके की एक्सेप्शनल चीजों के बारे में सोचते हैं और करते हैं, जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है, जो एक लोगों के लिए एक माइलस्टोन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, जो एक लीजेंड है, जो सिंबल ऑफ एक्सीलेंस बन जाते हैं, राइट। आइंस्टीन साइंस में एक लीजेंड है, जो साइंस उन्हें फॉलो करता है।
वो साइंस के लिए एक रोल मॉडल है। इस तरीके के लोग, यानी जो लोग कुछ इस तरीके के काम करते हैं, वो ऐसा माना गया है कि वो लोग शायद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने ह्यूमन नीड्स के अंतिम लेवल को, यानी कि पांचवें लेवल को, सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल को अचीव कर लिया है। ज्यादातर लोग नीचे के लेवल्स में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो ज्यादा प्रेरित नहीं होते इन सारे लेवल्स को पार करने के लिए, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और यही मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में कहता है कि जैसे जैसे ह्यूमन की नीड्स सेटिस्फाई होती जाती हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है। जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट लेवल को स्ट्राइव करना पाए, अचीव करना चाहे। लेकिन सभी के लिए ये नहीं होता। जब कुछ लोग कंटिन्यूसली स्ट्राइव करते रहते हैं, वो एक नीड से सेटिस्फाई नहीं, उनकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, वो सेकंड लेवल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, थर्ड लेवल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, फोर्थ लेवल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ भाग्यशाली लोग, मैं कहूँगा कि आखिरी लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत कम होती है। इस लेवल तक ही ज़्यादातर फिल्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल्स को, ह्यूमन के फुल पोटेंशियल्स को समझ लेते हैं, वो सिंबल ऑफ एक्सलेंस बन जाते हैं। वो आ, कुछ इस तरीके के टैलेंट और एबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं कि वो एक्सेप्शनल करते हैं। किसी भी फील्ड में वो करते हैं, वो एक्सेप्शनल करते हैं। वो अगर मॉन्क है तो वो मॉन्क एक्सेप्शनल है। जैसे आज के टाइम में सदगुरु हैं, इसके अलावा और कुछ गुरुज हैं जो शायद उस लेवल पर मुझे लगता है कि पहुंच गए हैं। गौर गोपाल दास हैं, इस तरह के गुरु हैं जो उस फील्ड में शायद उस लेवल के सिंबल ऑफ एक्सीलेंस है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, मार्क जगरबर्ग है, इस बिल गेट्स हैं, इन्होंने सोशल मीडिया में क्रांति ला दी है। एक अलग तरह के ये अचीवमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, और इसीलिए सिंबल ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं। ये कुछ अलग तरीके के गोल परस्यू करते हैं, हायर लेवल के गोल्स परस्यू करते हैं, और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसके बहुत बड़े उदाहरण हम जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं। क्योंकि उनके जो लेवल है, वो शायद अपनी सारी नीड्स से ऊपर उठ चुके हैं, और वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। वो इस आखिरी नीड पर है, जो अपने देश के बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व कर रहे हैं, अपने देश के ऐसे मुद्दों को सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें शायद आज तक कोई नहीं कर पाया। और शायद वो इसलिए कर पा रहे हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को उन्होंने अचीव कर लिया है, ह्यूमन की सारी नीड्स को उन्होंने फुलफिल कर लिया है। ये एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है व्यूवर्स, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको चीज़ों को एग्जाम्पल से यहाँ समझा पाऊँ। तो मैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थियोरी हमारी मैनेजमेंट के टर्म्स में, लीडरशिप के टर्म्स में, आपके चाहे वो पर्सनल मैनेजमेंट हो, बिजनेस का मैनेजमेंट हो, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल हो, आपको ये थियोरी बहुत काम करती है, बहुत फायदा देगी। और आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को समझने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे हम ह्यूमंस को प्रेरणा दे सकते हैं, कैसे ह्यूमन प्रेरणा ले सकता है नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स को पहुंचने के लिए, जहां पर वो करंटली हो। उनकी करंटली स्टेटस आप जान सकते हैं, आप वो किस लेवल में, किस किस नीड्स लेवल में, या किस जरूरत के किस लेवल में वो अभी करंटली हैं, और क्या आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के लिए। इस संदर्भ में ये थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है इसको हिंदी में समझाने की, अपने हिंदी के व्यूअर्स को इसे समझाने की, अपने देश के व्यूअर्स को इसे समझाने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरीज को समझने में आज मदद मिली होगी, और आप मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी से ह्यूमन बिहेवियर को समझ के ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से आने वाले समय में डील कर पाएंगे। और अंत में मैं अपने सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्हें नमस्कार करना चाहूँगा, और प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे मोटो को, विजन को, मिशन को अचीव करने में हमारी मदद करें। क्योंकि हमारे विजन और मिशन और है स्किल्स बढ़ाना, हमारे देश के
युवकों को, प्रोफेशनल्स को, लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, सब तक लर्निंग पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना, और स्किल फ्रेमवर्क के थ्रू उन्हें किसी न किसी स्किल में तैयार करना ही हमारा मोटो है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ क्रिस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।